नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो फॉर ऑल में मैं राहुल आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पुराने कुछ वीडियोस में आपको एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया, ग्रहों के बारे में बताया, राशियों के बारे में बताया, ग्रहों के ऊंच और नीच की स्थिति के बारे में बताया, ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बताया, ग्रहों के भावों के बारे में बताया, ग्रहों के बल के बारे में बताया। तो आशा करता हूँ आपका इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी का सफ़र हमारे साथ अनवरत रूप से चालू है और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरीके से चालू भी रहेगा। अगर आप सभी लोगों का प्यार इसी तरीके से मिलता रहा तो मैं इसी तरीके से अपने वीडियोज़ को आगे बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक रोज़ उपस्थित होता हूँ और आप में से कुछ लोगों की कुंडलियों का निःशुल्क विश्लेषण करता हूँ। तो उन्हीं कुंडलियों का विश्लेषण करते समय अक्सर लोग मेरे से ऐसा बोलते थे कि मेरे ये ग्रह जो हैं वो नीच के हैं, तो ये नीच के ग्रह हैं तो वो मुझे अच्छा फल नहीं देंगे और इनकी वजह से मुझे अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं हो रही। तो अक्सर लोगों के मन में ऐसी भ्रांतियाँ होती हैं कि कोई ग्रह उनकी कुंडली में नीच का है तो वो आपको अच्छा फल नहीं दे पाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे वही नीच के ग्रह जो होते हैं वो आपको राजयोग का भी फल दे सकते हैं और आपको राजयोग की प्राप्ति करा सकते हैं। तो कैसे होता है वो नीच का भंग राजयोग, जब वो नीच का ग्रह जो होता है वो भंग हो जाता है और एक राजयोग बनाता है तो उसको कहते हैं नीच भंग राजयोग। तो ऐसी स्थिति में ये नीच का ग्रह नीचता होते हुए भी आपको एक अच्छे फल की प्राप्ति देता है और आपकी कुंडली में ये योग कारक ग्रह बन जाता है। तो जब भी आप अपनी कुंडली में नीच का ग्रह देखें तो घबराएं नहीं, ये देख लें कि कहीं वो नीचता भंग तो नहीं हो रही और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो क्या होता है नीच भंग राजयोग, कैसे बनता है वो नीच के ग्रहों से, ये संपूर्ण जानकारी के लिए अंत तक बने रही हमारे साथ हमारे इस चैनल पर। नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने एस्ट्रो फॉर ऑल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पुराने कुछ वीडियोस में आपको बताया कि ग्रहों की कुछ उच्च की स्थिति होती है, कुछ नीच की स्थिति होती है। तो अगर आपको वो फिर से देखना है तो हमारे पुराने वीडियोस को देखें, उसमें आपको मिल जाएगा कि ग्रहों की उच्च की स्थिति और नीच की स्थिति क्या होती है। हर ग्रह जिस राशि पे उच्च का होता है उससे वो 7वीं राशि पे नीच का होता है। तो उच्च का ग्रह और नीच का ग्रह तो आप लोग जानते ही होंगे। अक्सर आपकी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो अपनी नीच की राशि में होते हैं, तो वो नीच के ग्रह माने जाते हैं। तो आप उन ग्रहों को देख के अक्सर परेशान हो जाते हैं कि अरे ये ग्रह तो हमारा नीच का है, अब ये हमको कैसे फल देगा या हमारी कुंडली में ये हमको बहुत बुरे फल देगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। अगर वो नीच का ग्रह उसकी नीचता को भंग हो जाती है तो वो एक नीच भंग राजयोग बनाता है। तो नीच भंग राजयोग बनने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। वो आवश्यक शर्तें क्या होती हैं कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में नीच का होता है। तो वो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे आप वो पुराने वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में नीच का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 7 ग्रहों का मैंने नीच का राशि दिया हुआ है। जैसे सूर्य जो है वो तुला राशि में नीच का होता है। चूंकि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है तो अपने से 7वीं राशि तुला आती है तो उसमें वो नीच का होता है। तो हर ग्रह जिस राशि पे उच्च का होता है उससे 7वीं राशि पे वो नीच का होता है। ठीक है, ये मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको बताया है। बाकी ये आपको दिया हुआ है कि सूर्य जो है वो तुला राशि में नीच का होता है। इसी प्रकार से जो चंद्रमा होता है वो वृश्चिक राशि पे नीच का होता है। मंगल जो है वो कर्क राशि पे नीच का होता है और बुध देव जो होते हैं वो मीन राशि पे नीच के होते हैं। इसी प्रकार से गुरुदेव जो होते हैं वो मकर राशि पे नीच के होते हैं। शुक्र देव जो है वो कन्या राशि पे नीच के होते हैं और शनि देव जो है वो मेष राशि पे नीच के होते हैं। जिस पे कि सूर्य उच्च का होता है उस पे नीच के होते हैं। तो अब अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह इन राशियों पे पड़ते हैं तो वो नीच के माने जाते हैं। जैसे आपकी कुंडली में अगर सूर्य तुला राशि में पड़ा तो वो नीच का हुआ। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में पड़ा तो वो नीच का हुआ। इसी प्रकार से मंगल और इसी प्रकार से मंगल से लेकर शनि तक जो भी ग्रह इन राशियों पे पड़ते हैं तो वो नीच के माने जाते हैं। तो ये नीच के ग्रह जो होते हैं अगर आपकी कुंडली में नीच की राशि पे पड़ते हैं तो वो किस तरीके से आपको अच्छा फल देंगे और कब उनकी नीचता भंग होगी और वो नीचता भंग होकर एक राजयोग बनेगा तो वो आप देखिए कैसे, उनकी क्या शर्तें होती हैं। तो उसकी जो मेन शर्त होती है नीच का भंग होने की, जो मेन शर्तें हैं कि अगर वो उस राशि के स्वामी के साथ युति करता है।
जैसे कि सूर्य जो है वो तुला राशि पे हो गया, तो वो तुला राशि पे नीच का हो गया। अब तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो अगर वो कुंडली में शुक्र के साथ युति करेगा तो उसकी नीचता भंग हो जाएगी और वो एक राजयोग कारक होगा। इसी प्रकार से नंबर 2 आ गया राशि स्वामी की दृष्टि। अब सूर्य जो है वो तुला राशि पे आ गया, तो तुला राशि पे वो नीच का हुआ। अब तुला राशि पे नीच का होने के बाद अगर उसकी उस राशि के स्वामी के साथ युति हुई, तो उस राशि का स्वामी कौन हुआ? तुला राशि का स्वामी होता है शुक्रदेव। तो अगर उसकी शुक्रदेव के साथ युति हुई तो उसकी निश्चितता भंग हो जाएगी। अब नंबर 2 रूल क्या है? राशि स्वामी के साथ दृष्टि। अब राशि स्वामी के साथ दृष्टि यानी शुक्रदेव के साथ अगर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। अब शुक्र की दृष्टि तो आप जानते हैं सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है, तो अगर शुक्रदेव सूर्यदेव को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं तो भी ये निश्चितता भंग हो जाएगी। इसके बाद क्या आता है? उच्च के ग्रह की युति। तो अब सूर्य जो है वो तुला राशि पे हैं, तुला राशि पे वो नीच के होते हैं। अब तुला राशि पे कौन सा ग्रह उच्च का होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो तुला राशि पे शनि देव जो हैं वो उच्च के होते हैं। तो अगर कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ बैठ जाएं, मतलब युति करें तुला राशि पे, तो तुला राशि पे सूर्य तो होते हैं नीच के और शनिदेव होते हैं उच्च के। तो उच्च की राशि के साथ अगर सूर्यदेव युति करते हैं तो भी उनकी नीचता भंग हो जाती है और वो राजयोग का निर्माण करती है। अब ये नीचता भंग तो हो गई, आपने देख लिया कि आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं उनकी नीचता भंग हो गई, परंतु उसमें 2 ऑप्शंस और होते हैं कि उस ग्रह की आपको डिग्री भी देखनी होती है कि निष्ठा भंग होने के बाद वो आपको फल दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। अगर उसकी डिग्री 0 से 5 डिग्री तक है या फिर वृद्धावस्था में है, वो 27, 28, 29 डिग्री का है, तो भी वो फल नहीं दे पाएगा। तो उसकी डिग्री को भी आप खास तौर से देखें। और इसके अलावा वो सूर्य से अस्त तो नहीं है, मतलब अगर वो सूर्य के साथ युति कर रहा है तो वो सूर्य के साथ अस्त तो नहीं है, ये भी आप देखेंगे। सूर्य के साथ अस्त कैसे होते हैं वो भी मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में आपको बताया है, तो अगर आपको देखना हो तो आप इस प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कैसे सूर्य के साथ अस्त ग्रहों को देखा जाता है। तो ये कंडीशंस अगर फॉलो करती हैं तो कोई भी ग्रह जो नीच की राशि में होता है उसकी नीचता भंग हो जाती है और वो आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बन जाता है। तो अब चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने ये काल पुरुष की कुंडली है, मैं अपने सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो काल पुरुष की कुंडली से ही बताता हूँ। तो इस काल पुरुष की कुंडली में 1, 2, 3, 4 से लेकर 12 तक सारी राशियाँ लिखी हुई हैं। 1 नंबर राशि हो गई मेष राशि। अब सपोज जैसे मैंने जो एग्जाम्पल सूर्य का एग्जाम्पल दिया था, तो ये 7 नंबर यानी तुला राशि। तो अगर सूर्य यहाँ पर आते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। तो जैसा मैंने अपना आपको पहला बताया कि राशि स्वामी के साथ होती। अब इसके राशि के स्वामी कौन है 7 नंबर के? तो शुक्र हैं। तो अगर शुक्रदेव यहीं पर आ गए तो उनकी राशि स्वामी के साथ युति हो गई, तो वो निचता भंग हो गई। अब इसके अलावा अगर राशि स्वामी की दृष्टि, जैसे शुक्रदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो यहाँ से बैठ के इस सूर्य पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो उनकी निचता भंग हो गई। इस तरीके से राशि स्वामी के साथ युति अगर हो गई, शुक्रदेव अगर यहाँ पे आ गए तो उनकी निचता भंग हो गई। अगर शुक्रदेव यहाँ से बैठ के उनके ऊपर अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं तो भी उनकी निचता भंग हो गई। अब इसके अलावा उनकी निचता कैसे भंग होगी? उच्च के ग्रह की युति। तो 7वें नंबर पर जैसे मैंने आपको बताया कि शनि जो होता है वो उच्च का होता है। तो अगर शनि सूर्य पे साथ युति कर रहा है तो वो उनकी निचता भंग हो गई। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मंगल ग्रह का एग्जाम्पल लिया। मंगल ग्रह जो हैं वो कर्क राशि पे नीच के होते हैं। तो कर्क राशि पड़ी, ये कर्क राशि पे मंगल ग्रह नीच के हो गए। तो अब आपको लगा कि ये एक तो मंगल ग्रह हैं, ऊपर से ये नीच के हो गए, तो ये मुझे बहुत ही खराब फल देंगे और मेरी कुंडली में ये बहुत ही अयोग कारक ग्रह होंगे। परंतु आपने उसकी नीचता भंग हो रही कि नहीं हो रही ये नहीं देखा। तो अब उसकी नीचता भंग होने को कैसे देखेंगे आप? तो मैंने आपको बताया कि अगर वो राशि स्वामी के साथ युति कर रही, तो कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो अगर चंद्रमा जो है यहीं पर बैठ गए, इस मंगल के साथ युति कर रहे हैं, तो वो उनकी निचता भंग हो गई। नंबर 2 क्या है? राशि स्वामी की दृष्टि। तो चंद्रमा अगर यहाँ से उनको ऊपर दृष्टि डाला, चूंकि चंद्रमा के पास सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है, तो अगर वो यहाँ से बैठ के इन पर दृष्टि डाल रहा है तो भी उसकी निचता भंग हो गई। अब इसके बाद तीसरा क्या उसकी कंडीशन थी कि उच्च के ग्रह की युति। अब कर्क राशि पे उच्च का ग्रह कौन होता है? गुरुदेव होते हैं। तो अगर गुरुदेव यहाँ पर विद्यमान हो जाएं इस राशि पे, तो वो मंगल देव की जो है निचता को भंग कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 कंडीशन हो गई, वो यहाँ पे फुलफिल करनी है, आपको देखनी है। इसके बाद आपको क्या देखना है? इसके बाद आपको देखना है डिग्री। तो डिग्री यहाँ पर मंगल देव की डिग्री अगर अच्छी होगी तभी वो आपको फल देने में सक्षम होंगे, अदरवाइज वो आपको फल नहीं दे पाएंगे। इसके बाद आपको उसकी सूर्य के साथ अस्त होना देखना है। तो सूर्य जैसे ही कुंडली में यहाँ पर स्थित है तो वो सूर्य के साथ अस्त नहीं है। तो इस प्रकार से अगर गुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं या चंद्रदेव यहाँ पर बैठे हैं या चंद्रदेव यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं, तो मंगल देव जो है वो उनकी निचता भंग हो गई और वो एक प्रबल राजयोग कारक बन गए। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कोई ग्रह अगर आपकी कुंडली में नीच की राशि में स्थित है
तो वो नीच की राशि में स्थित होने के बाद भी किस तरीके से आपके लिए प्रबल योग कारक बन सकता है। चूँकि वो ग्रह अगर नीच की राशि में स्थित है और वो साथ-साथ इन 3 कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, मतलब वो अपनी राशि स्वामी के साथ अगर उसकी युति हो रही है, राशि स्वामी के साथ उसकी दृष्टि हो रही है, या फिर वो उच्च के ग्रह के साथ उसकी युति है और उसकी डिग्री भी प्रबल है और वो सूर्य के साथ अस्त भी नहीं है, तो वो नीच का ग्रह भी आपको प्रबल राजयोग कारक ग्रह बन जाएगा और आपकी कुंडली में वो प्रबल योग देगा। परंतु फिर से ध्यान रखिएगा कि वो योग कारक ग्रह कब बनेगा, वो सिर्फ अपनी दशा भुक्ति के समय ही आपको उसका फल देने में समर्थ हो पाएगा। हर समय कोई ग्रह फल नहीं देता, जब भी उस ग्रह की दशा, अंतर्दशा, महादशा आती है तभी वो फल देने में समर्थ होता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। अगर आप देख लें अपनी कुंडली में कि आपकी कुंडली में जो ग्रह नीच के थे उनकी नीचता भंग हो गई है, परंतु फिर भी आपको उनका फल नहीं मिल पा रहा, तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली की जो विषमोत्री दशा होती है उस विषमोत्री दशा को देखिए। उसमें देखिए कि उस फल की दशा कब स्टार्ट हो रही है, या फिर अगर वो बीत चुकी तो फिर वो आपको अब तो फल दे नहीं पाएगी। हाँ, फिर भी वो आपको जो अंतर्दशा आती, प्रत्यंतर दशा आती, उसमें अच्छे फल देने में समर्थ होगा। परंतु जो महादशा में जो मेन समय होता है, अगर उसका वो निकल चुका है तो फिर आपको उसका मेन फल नहीं मिलेगा, परंतु जब भी उसकी अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तो वो आपको फल देने में समर्थ होगा। इस तरीके से आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आपकी कुंडली में जो नीच के ग्रह हैं वो कैसे उनकी नीचता भंग होती है और वो एक राजयोग कारक की स्थिति बनती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक एस्ट्रो फॉर ऑल का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, जिससे हमारा जो ये मिशन है सभी लोगों को एस्ट्रोलॉजी सिखाने का और सभी लोगों को के बीच में एस्ट्रोलॉजी की अवेयरनेस फैलाने का वो पूरा हो सके और आप भी उसमें भागीदार बन सकें। नमस्कार दोस्तों।